मेरी जॉब के 5 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहाँ मेरी दीदी और मेरे जीजाजी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जीजाजी के साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और दीदी से तो मेरी हमेशा से ही खूब पटती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुँच गई। वह लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी दीदी के 2 प्यारे-प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और दीदी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी, तभी मुझे मेरे बॉस ने बताया कि जो विदेशी क्लाइंट्स हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसलिए अब वह इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब ये मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी दीदी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने काफ़ी देर बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था, जिससे मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है। क्योंकि जीजा जी भी अपने ऑफिस एक बार सुबह चले जाते हैं तो सीधा शाम को ही वापस आते हैं और अक्सर तो वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। तो इस वक्त तो दीदी घर में अकेली ही होंगी। बच्चे भी स्कूल गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर कूदी, लेकिन अंदर मुझे दीदी कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज़ पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने वह नज़ारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी दीदी जीजा जी के ऊपर बैठकर वह सब कर रही थीं। वह दोनों लोग भरपूर जोश में थे और शायद उन्हें इसी जोश में होने की वजह से मेरे दरवाज़ा बजाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही पीछे हटी, क्योंकि उनके इस तरह के पलों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देख लिया। मुझे लगा कि अब मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें देख लिया, तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मैं तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आती हूँ। तब तक वह लोग अपने प्यार के पलों को भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। इसीलिए ये सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुँच गई। अभी मैं वहाँ पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी मैंने जीजा जी को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि जीजा जी तो घर पर थे, लेकिन फिर वह अचानक यहाँ कैसे? ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे गई। मैंने उन्हें आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वह पीछे पलटे और मुझे वहाँ देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। वह कहने लगे कि तुम तो बाहर जाने वाली थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि वो दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे? वह कहने लगे कि मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हूँ। अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है, इसलिए वापस ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे सामने दीदी की उस तरह की पोजीशन घूम गई।
इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को दीदी के नीचे लेटे देखा, वह जीजाजी नहीं थे, वह कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी दीदी जीजाजी को धोखा दे रही हैं? एक साथ मेरे दिमाग में ना जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी जीजाजी ने मुझे हिलाते हुए कहा, मीनाक्षी, किस सोच में पड़ गई? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहां पर मैंने जो कुछ देखा उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आई। मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा कि वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बात सुनकर जीजाजी निश्चिंत हुए और कहने लगे, ओके, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड से मिलो जाकर, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद जीजाजी अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहाँ से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पहली बार में ही दीदी ने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे सामने देखकर दीदी बुरी तरह से चौंक गईं कि मैं तो मीटिंग के लिए गई हुई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने उनसे कहा कि वो दरअसल मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वह मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थीं, जैसे कि हमेशा से करती आई थीं। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने दीदी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, जीजा जी के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए दीदी से पूछा, क्या जीजा जी दोपहर को लौट कर आए थे? तो वह कहने लगी कि नहीं, तो तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे जीजा जी ज़्यादातर तो अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो वह सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में उनके आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। दीदी के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीदी से जाकर पूछ लूं कि आखिर वह ये सब क्या कर रही हैं। वह अपने ही हाथों अपने बसे बसाए घर को क्यों उजाड़ना चाह रही हैं। जीजा जी तो कितने अच्छे हैं, उनकी कितनी कदर करते हैं, उनके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। फिर आखिर वह उन्हें ऐसा धोखा क्यों दे रही हैं? लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से पक्के तौर पर ये नहीं कह सकती थी कि मैं जो सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है उसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा और दीदी पर नज़र रखनी होगी। मैंने उस दिन से दीदी पर ध्यान देना शुरू किया, तो देखा कि रात को जीजा जी के सोने के बाद उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता था और वह चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती थीं। इससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वह किसी से बात करती हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वह ये सब क्यों कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने दीदी को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। उसके बाद वहाँ पर वह बात करके ऊपर बने रूम की तरफ चली गईं। मैंने भी उनका चुपके से पीछा किया, तो देखा कि वह एक कमरे के अंदर चली गईं। उसके बाद मैं नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतज़ार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद वह उस कमरे से बाहर निकलीं और 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी बाहर आया। लेकिन वह आदमी कौन था, ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उस आदमी को ज़िंदगी में आज पहली बार देखा था। मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वह आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन दीदी अभी भी होटल के बाहर खड़ी थीं।
मुझे लगा कि ना जाने वह किसका इंतज़ार कर रही हैं। तभी एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वह उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी तुरंत ही एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे दीदी की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद दीदी घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर दीदी कहाँ जा रही थीं? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ ही रही थी कि फिर दीदी की टैक्सी एक दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद वह टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गईं। मैं भी तुरंत ही छुपकर उनके पीछे गई। फिर वह लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गईं और उस रूम से भी वो करीब 2 से 3 घंटे के बाद बाहर आईं और उनके साथ में ही एक और आदमी निकला। इस बार इस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रवि था। रवि मेरे बड़े भाई का दोस्त था और वह इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा था और दीदी उसे इस होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी। मुझे ये सारा माजरा समझ ही नहीं आ रहा था। वह दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद ही कर दिया था। क्या दीदी एक साथ कई सारे आदमियों के साथ? मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी ही बहन के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा जिससे मुझे उसके चरित्र पर शक हो। लेकिन फिर आज जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, वह क्या था? वह इन लोगों के साथ होटल के कमरों में जाकर आखिर क्या कर रही थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थीं। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हो? तो कहने लगी, वो मैं घर में रह रह कर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग भी अपने अपने काम पर निकल जाते हो और बच्चे भी स्कूल के लिए चले जाते हैं। उसके बाद मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं जो मैं साथ में जाकर बाहर घूम कर आऊँ। एक काम करो, तुम और तुम्हारे जीजा जी एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब लोग मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी दीदी का सफ़ेद झूठ सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि आज ही मैंने दीदी को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते हुए देखा था। लेकिन फिर भी वह मुझसे ऐसे जता रही थी कि जैसे ना जाने कितने महीनों से वह घर से बाहर ना निकली हों। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि एक दिन फिर से ऐसा ही हुआ कि जब मैं ऑफिस से जल्दी आ गई तो दीदी दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था, शायद वही आदमी आज भी आया हुआ होगा। ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने सोचा कि आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दीदी जीजा जी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें एक बार भी अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आया। वह अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गईं कि अपनी सीमाएं भूल गईं। मैं तुरंत ही किचन के रास्ते घर के अंदर पहुंची तो देखा कि अंदर तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तभी दीदी के चीखने की आवाज़ें उनके कमरे से आईं। मैं तुरंत ही लपक कर उनके कमरे में पहुंची तो वही पहला आदमी जिसे मैंने होटल में देखा था, वह दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत ही आओ देखा न ताओ और पीछे से उसके सर पर एक डंडे से वार किया। वह तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सामने देखकर दीदी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, मीनाक्षी तूने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया। मैंने दीदी से कहा कि ये कौन है और यहाँ घर में क्या कर रहा था? दीदी मुझसे कहने लगी कि ये एक चोर था और यहाँ चोरी करने आया था। मैंने दीदी से कहा कि अब मैं आपका एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपकी झूठी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मेरी बात सुनकर दीदी हैरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने उनसे कहा, आपको क्या लगता है कि आपकी काली करतूत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? मैं आपको और इस आदमी को नंगी हालत में इस कमरे में सब कुछ करते हुए देख चुकी हूँ। और तो और मैंने आपको इस आदमी के साथ होटल के कमरे से भी निकलते हुए देखा था।
मेरी ये बात सुनकर दीदी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत ही मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मीनाक्षी, इस सब के बारे में अपने जीजा जी को मत बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गृहस्थी को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने उनसे कहा कि आप अपने ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाइए। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यहाँ तक कि आप सिर्फ एक इस आदमी के साथ ही नहीं, उस रवि के साथ में भी यही सब कर रही हैं। आप ना जाने कितने आदमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अरे आपके जैसी औरत को तो डूब कर मर जाना चाहिए। दीदी कहने लगी कि तुम सच कह रही हो मीनाक्षी, मेरे जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वह तुरंत ही दौड़कर अपनी अलमारी के पास पहुंची और उन्होंने उसमें से एक गन निकाल ली और अपने सर पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे गन को छीन लिया। ये सब देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है तो आप ये सब आखिर कर ही क्यों रही थी? वह कहने लगी कि ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, बल्कि मैं मजबूर थी, क्योंकि ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको ये ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्यों? आखिर किस वजह से? दीदी ने कहा कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं इस जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ कि अब इससे निकल पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे सब कुछ सच-सच बताएँगी तो ही मैं आपकी मदद करूँगी। उसके बाद मैंने और दीदी ने उस आदमी को एक कुर्सी पर अच्छे से बाँध दिया और उसके मुँह पर अच्छे से कपड़ा लपेट दिया। मैंने दीदी को पानी पिलाया और उन्हें थोड़ा शांत किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने अपने अतीत के वह पन्ने खोलने शुरू किए जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता था। दीदी ने कहा कि शादी से पहले जीजा जी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आए दिन कभी रोमांटिक डेट ऑर्गेनाइज करते थे तो कभी उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाते थे। लेकिन बच्चे होने के बाद जीजा जी ने उन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उन्होंने इस चीज़ की कई बार शिकायत की कि वह उन्हें समय नहीं देते, लेकिन वह हर बार उन्हें यही जताते हैं कि वह उनके लिए ही तो ये पैसे कमा रहे हैं और फिर रुपए पैसे को जब कोई कमी ही नहीं तो फिर वह उनसे शिकायत क्यों करती रहती हैं। दीदी ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे से हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती है। उन्हें जीजा जी के समय की ज़रूरत है, लेकिन जीजा जी ये बात समझने को तैयार ही नहीं थे। इस दौरान माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने दीदी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया, क्योंकि उस वक्त मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी और भाभी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण भैया और भाभी भी उनके मायके गए हुए थे, जिस वजह से माँ बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद जब दीदी वहाँ पहुँची तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए भैया का दोस्त रवि अक्सर घर आ जाया करता था। न जाने कैसे, लेकिन उसने दीदी के चेहरे की उदासी को भांप लिया। उसने धीरे धीरे दीदी से दोस्ती करना शुरू कर दिया। दीदी को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा। वह बच्चों का भी बहुत ध्यान रखा करता था और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तरह से जो खुशियाँ, जो क्वालिटी टाइम दीदी को अपने पति से चाहिए था और वह चाहती थी कि उनके बच्चों को उनके पति दें, वह समय रवि उन्हें और उनके बच्चों को दे रहा था। इसी बीच जब उन्हें फिर वापस वहाँ से आना पड़ा तो रवि ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर वह बुरी तरह से चौंक गईं और उन्होंने उसके प्रपोजल के लिए साफ इनकार कर दिया। रवि ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कम से कम हमारे बीच अच्छी दोस्ती तो रह सकती है, लेकिन दीदी ने कहा कि अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती और उसके बाद वह वहाँ से वापस यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद जीजा जी का अभी भी वही रवैया था। दीदी ने कई तरीके अपनाए ताकि जीजा जी उन पर ध्यान देना शुरू करें, लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था और इधर दीदी को अकेलापन खाए जा रहा था। वही रोज़मर्रा की बोरिंग ज़िंदगी से वह पूरी तरह से ऊब चुकी थीं। उन्हें लगने लगा कि शायद वह जैसे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। फिर एक दिन अचानक ही
रवि का उनके पास फ़ोन आया। उसने सबसे पहले तो अपनी उस दिन की बात के लिए माफ़ी माँगी और फिर उसने कहा कि हम एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह ही सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम में एक अच्छा दोस्त हमेशा से ही नज़र आता था। दीदी ने सोचा कि दोस्ती में तो कोई बुराई नहीं है और फिर उस दिन से उनकी रवि से बातचीत शुरू हो गई। धीरे-धीरे रवि उनसे मिलने के लिए आने लगा, लेकिन रवि का घर आना जीजा जी को पसंद नहीं आया, इसलिए दीदी ने रवि से घर आने को मना कर दिया। तो रवि ने दीदी से मिलने के लिए होटल का रास्ता चुना और जब एक दिन दीदी होटल में रवि से मिलने के लिए गईं, तो वह उस दिन अपनी सारी सीमाएं लांघ गई थीं, क्योंकि उस वक्त उन्हें जैसे ही रवि से थोड़ा सहारा मिला तो उनके कदम बहक गए और फिर वह सब कुछ कर बैठी जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो ये एक सिलसिला सा चल पड़ा। रवि ने उन्हें समझाया कि इस सब में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी सुकून मिलता है और उसे भी। उसके बाद जब दीदी दोबारा से अपने मायके गई, तो फिर उन दोनों का आपस में एक बार फिर से मिलने का मन करने लगा, लेकिन आखिर वह वहां पर कहाँ जाते, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए रवि ने अपने एक दोस्त का घर एक दिन के लिए किराए पर लिया। उस दिन उसका दोस्त शहर से कहीं बाहर गया हुआ था और फिर वह दीदी को लेकर उस घर में चला गया। वहां पर दोनों ने अपने अपने शरीर की भूख मिटाई और फिर वह दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद दीदी फिर से अपनी उसी रोज की जिंदगी में लग गईं और फिर एक दिन रवि का उनके पास फोन आया और उसने जो खबर दीदी को सुनाई, उसे सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। रवि ने बताया कि उसके दोस्त मानव ने उनका और दीदी का उस तरह का वो सब करते हुए वीडियो तैयार कर लिया है। दरअसल वह लोग जब लास्ट टाइम उसके घर पर गए थे, तो उसने वहां पर कैमरा लगा दिया था, जिसमें अब उनका वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और अब वह रवि को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर तो दीदी के होश ही उड़ गए। दीदी ने तुरंत ही जीजा जी से बहाना बनाया कि वह 2-3 दिन के लिए मायके वापस जाना चाहती हैं। जीजा जी ने उन्हें इजाज़त दे दी। उसके बाद दीदी जब वहां पहुंची, तो रवि के दोस्त मानव ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि वह ये वीडियो एक शर्त पर ही किसी को नहीं दिखाएगा। अगर दीदी जो रवि के साथ करती आ रही हैं, वही सब मानव के साथ भी करें। ये सुनकर तो दीदी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन फिर वह मजबूर हो गईं और उन्हें मजबूरी में वह सब मानव के साथ भी करना पड़ा। उसके बाद तो उन्हें लगा कि अब शायद उनका इस सब से पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। मानव ने मुझे ब्लैकमेल करके डरा धमका कर उनके घर का पता भी उनसे जान लिया और फिर तो वह जब उनका मन करता तब घर आकर उनके साथ वह सब करने लगता और अब धीरे धीरे वह दीदी से पैसों की डिमांड भी करने लगा, जिससे अब वह बहुत तंग आ चुकी हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक जाल में फंस चुकी हैं। दीदी बोली कि इधर मैं रवि को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं उसे बताती कि मैं उसकी पीठ के पीछे मानव के साथ भी यही सब अभी तक करती आ रही हूँ, तो वह मुझे धोखेबाज समझता, जबकि मैं एक धोखेबाज नहीं हूँ। इतना कहते हुए दीदी फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने देखा कि मानव को होश आ गया। मैंने उससे तुरंत ही उसका फ़ोन छीना और उसके फ़ोन में पड़ा हुआ वह वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने उससे कहा कि अब आज के बाद अगर तू मेरी दीदी के आसपास भी नज़र आया, तो मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है, मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट करने से तुम्हारी बहन बच जाएगी? अभी एक वीडियो तो रवि के फ़ोन में भी पड़ा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे और दीदी के दोनों के होश उड़ गए। दीदी ने कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब मानव ने बताया कि ये सब तो रवि का ही बनाया हुआ प्लान था। उसने ही कहा था कि वह बहाने से तुम्हें मेरे घर बुला लेगा और फिर तुम्हारा वीडियो तैयार कर लेगा और फिर मैं सामने से आकर तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, तुम्हारे साथ मज़े भी लूँगा और तुमसे पैसे भी ले लूँगा और फिर वह पैसे मेरे और रवि के बीच में आधे-आधे बँट जाएँगे। इस तरह से दोनों मिलकर तुम्हें खूब लूटते रहेंगे, जिस्म से भी और पैसों से भी। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत निकली कि तुम्हें इस सब की भनक तक नहीं लगी।
कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब सुनकर तो दीदी फूट-फूट कर रोने लगी। वह बोली, अब मेरे पास मरने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी बसी-बसाई गृहस्थी बर्बाद कर ली। अगर मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मेरे बच्चों को मेरे जैसी माँ कभी नहीं मिलनी चाहिए। दीदी एक बार फिर से खुद को मारने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि जज्बाती होकर आप फिर से कोई बेवकूफ़ी ना करें। पहले ही आप अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा चुकी हैं, लेकिन कम से कम अब तो कोई भी ऐसा काम ना करें। अब तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोच लें कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों का क्या होगा। वह मुझसे कहने लगी कि अब तुम ही बताओ, मरने के सिवा मेरे पास और क्या रास्ता है। आखिर इस सब से मैं अब कैसे बचूंगी। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर शांत रहिए। मैंने दीदी से कहा कि अब आप ऐसा करिए, हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप जीजा जी को सब कुछ बता दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी बुरी तरह से रोने लगी। बोली, मैं तुम्हारे जीजा जी को ये सब नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो वह मुझे तलाक दे देंगे और मैं उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने उनसे कहा कि आप समझती क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर दीदी जीजा जी को सब कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। इधर मानव अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था और इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी दीदी के फ़ोन की घंटी बजी। दीदी ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो जीजा जी उन्हें फ़ोन कर रहे थे। वह बुरी तरह से घबरा गईं। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत हो और आराम से रिलैक्स होकर जीजा जी का फ़ोन उठाओ। मेरे कहने पर उन्होंने जीजा जी का फ़ोन उठाया तो हमें पता चला कि जीजा जी 2 हफ्ते के लिए शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं। आधे घंटे में वह घर पहुंच रहे हैं और दीदी उनका बैग पैक करके तैयार रखें, क्योंकि उन्हें तुरंत ही निकलना होगा। ये सुनकर तो दीदी बुरी तरह से हड़बड़ा गईं कि अब वह क्या करेंगी। और इधर मानव भी सामने बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने दीदी से कहा कि आप पूरे घर की सारी चीज़ें सही से रख दीजिए और मानव को हम दोनों लोग अपने कमरे में बंद करके रखेंगे जब तक कि जीजा जी चले नहीं जाते। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा ही किया। जीजा जी इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर आते ही सीधा अपना बैग उठाया और तुरंत ही निकल लिए। तब हम दोनों ने थोड़ी देर चैन की सांस ली। मैंने अपना कमरा अच्छे से बंद कर दिया और मानव को भी बहुत अच्छे से बांध दिया था। मैंने दीदी से कहा कि तुम रवि को तुरंत ही फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि आप बिल्कुल अकेली हैं और इसलिए आप उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती हैं। दीदी ने मेरे कहे अनुसार वैसा ही किया और रवि, जो कि हमेशा ही इस चीज़ के लिए भूखा रहता है, तुरंत तैयार हो गया। वह अगले दिन ही घर आ चुका था। दीदी ने उसको चाय बनाकर पिलाई। मैं भी छुप गई थी और छुपकर ही मैंने उसकी चाय में नशीली दवा मिला दी। चाय पीते ही वह अपने होश खोने लगा। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और उन्हें बता दिया कि ये लोग किस तरह से मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका गलत तरीके का वीडियो बना लिया। उसके बाद पुलिस ने मानव के फ़ोन से भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो गए कि आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी सारी जानकारी वो सिर्फ मुझे ही देंगे और घर पर किसी को भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर इस सब के बारे में मेरे जीजा जी को कहीं से भी पता चल गया तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद पुलिस मानव और रवि दोनों को अपने साथ पकड़कर ले गई और उन पर केस चलने लगा। इधर जो भी सबूत और दीदी की गवाही जो उन्होंने कोर्ट में दी, उसके बिना पर मानव और रवि दोनों को 10-10 साल की सज़ा हो गई। इस केस से जुड़ी जितनी भी कार्रवाई थी उसको मैंने ही हमेशा आगे से जाकर हैंडल किया ताकि जीजा जी को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। दीदी दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थीं और अपनी नज़रों में पूरी तरह से गिर चुकी थीं।
पर मैंने उन्हें समझाया कि आपने जो गलती की है, अब उसकी कोई माफ़ी तो नहीं है, लेकिन अपने आप से वादा करिए कि अब आप सिवाय जीजा जी के और किसी के बारे में भी नहीं सोचेंगी। उन्होंने मुझे बहुत-बहुत शुक्रिया कहा, क्योंकि मेरी ही वजह से उनकी बसी-बसाई गृहस्थी उजड़ने से बच गई थी, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि अब वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों और अपने पति पर ही ध्यान देंगी। मानव और रवि को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी और इधर दीदी को भी सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।